नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा ही होगा। अक्सर हम जो है वो ये सुनते रहते हैं और ये जब जब हम सुनते हैं, आपने देखा होगा जब जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक नए तरीके का प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। अब जिस लगातार आपने देखा होगा, कई वीडियो में हम बात भी कर चुके हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या। तो इसको समझने के लिए कल की एक घटना आपने देखा, शर्जील इमाम और उमर खालिद, उन दोनों की सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला देने की बारी थी। तो जमानत याचिका पर जो फैसला आया वो एकदम से, जिसको हम कहें कि लेफ्ट विंग को चौंकाने वाला था। दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और जब जमानत याचिका खारिज की तो जमानत याचिका के लिए या उस फैसले से पहले एक तरीके से दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया, जिसमें अमेरिका के 8 सांसदों और हमने बात की थी राहुल गांधी की उस सांसद से मुलाकात होना जिसने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, सावोत्स्की। और यह सावोत्स्की जो अमेरिका में जो विधेयक पेश भी कर चुकी है अल्पसंख्यकों को लेकर, या हम कहें कि मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है भारत के अंदर। और उसके अलावा आपने देखा जिस तरीके से न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर है उनका सीधे तौर पर उमर खालिद को चिट्ठी लिखना। और अक्सर हम यह भी देखते हैं कि जब भी यहां पर भारत में कोई आतंकवादी घटना होती है और उसके बाद में उस आतंकवादी को पकड़ लिया जाता है, तो उसके बाद मानवाधिकार आयोग वाले जो है वो तैयार बैठे होते हैं और मानवाधिकार की दुहाई देते हैं। तो मानवाधिकार किसके लिए है? दानवों के लिए, उन दानवों को बचाने के लिए। जैसे इस वक्त स्थिति अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया और जो किया उसके बाद में यूनाइटेड नेशन की भूमिका क्या है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अमेरिका ने किया इसलिए यूनाइटेड नेशन चुप क्यों है। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं और जब हम ये कहते हैं कि इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम में क्योंकि कल दिन भर अगर आप देखोगे तो शाम आते आते राजनीतिक दलों की जो भूमिका है, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या अब मैं कहूंगा कि आरजेडी हो, उनके नेताओं के अलग अलग तरीके से बयान, और टीवी न्यूज चैनल्स के ऊपर आपने डिबेट में भी देखा होगा उनके प्रवक्ता लगातार जो है वो शर्जील इमाम और उमर खालिद को न्याय मिलने की उम्मीद जताए बैठे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी भी। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कल हमने सुना, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आज न्याय की उम्मीद कर रहा है 5 फरवरी 2020 को जो घटना हुई, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था, डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो दिल्ली में आया हुआ था। तो इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान खींचने के लिए, एक तरीके से राइट विंग के ऊपर, एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर दबाव बनाने के लिए सारे जो है वो साजिश रची गई शाहीन बाग की, क्योंकि सीए नागरिकता देने का कानून था, नागरिकता लेने का कानून नहीं था। बावजूद इसके बरगलाया गया भीड़ को, शाहीन बाग पूरे देश ने देखा। और आम आदमी पार्टी की भूमिका यह थी कि उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन, आपको तो पता ही होगा, विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उनके घर पर पेट्रोल बम चलाने वाली और पत्थर चलाने वाली मशीनें मिली थी। अब इसी कड़ी में अगर आप देखोगे तो ये आम आदमी पार्टी का हमने एक देखा, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम तुष्टीकरण, और मैंने सीधे तौर पे बताया राहुल गांधी की सावोत्स्की के साथ मुलाकात, और जिस तरीके से राहुल गांधी और उसके आसपास कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लेफ्ट वालों के, लेफ्ट विचारधारा का एक दबदबा जो हुआ है, उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि कल की जो घटना उसके बाद की, उससे मैं अब लिंक कर रहा हूं, और वो घटना हुई जेएनयू परिसर में। और अक्सर मैं हमेशा कहता हूं कि ये जेएनयू की जो नस्ल है, जो ये जो पौध जो तैयार की जाती है, एक्चुअल में यही जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा है। नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी परिवार का इसके साथ क्या लिंक है और लेफ्ट विचारधारा का क्या लिंक है, मैं उसके ऊपर आऊं। उससे पहले कल साम्राट की एक घटना, जेएनयू की प्रेसिडेंट अध्यक्ष अदिति मिश्रा
महासचिव सुनील यादव, उन दोनों की मौजूदगी में, और मैं तो कहूंगा कि उन दोनों ने जो नारे लगाए एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने की। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर जेएनयू जहां पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं वहां आतंकवादियों को बचाने के लिए, चाहे वो अफजल गुरु हो या फिर शर्जिल इमाम हो या फिर उमर खालिद हो, क्योंकि कल जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट से, वो याचिका आपको पता होगा जस्टिस अंजारिया और एक दूसरे जस्टिस, दो जजों की बेंच ने खारिज की है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उसको खारिज नहीं किया, और बाकायदा कोर्ट की जो टिप्पणी है वो आप लोगों को देखनी चाहिए, सबूतों के आधार पर उसको खारिज किया। एक जिसने चिकन नेक तोड़ने की बात की थी। तो टुकड़े टुकड़े गैंग, इसका लिंक आपने देखा, लगभग 10 साल पहले भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, और 10 साल पहले जब वो घटना हुई तो उसमें शामिल एक व्यक्ति जिसका नाम है कन्हैया कुमार। भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकर रहेंगे हम आजादी, अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, इस तरीके के नारे उस वक्त लगे थे। और आखिर हुआ क्या? कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाते हुए दिखाई देता है, और आज एक नेता बन गया। तो एक कल शाम की जो घटना थी उससे एक जो है वो साफ तौर से है कि सुनील यादव और आदित्य मिश्रा बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। ज्यादा समय जो है वो इनको लगने वाला नहीं है, बहुत जल्द ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक इनकी नेतागिरी सफल हो गई। गांधी परिवार जो चाहता था वो चीजें जेएनयू में हो रही है, इससे ज्यादा जो है वो गांधी परिवार और लेफ्ट विंग के जो छात्र है उनके साथ क्या हो सकता है। घटना जो है वो बड़ी गंभीर है, और वो बड़ी गंभीर इसलिए है क्योंकि यहां पर पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं, और स्टूडेंट भले ही जो है वो राजनीति करे, लेकिन इस घटिया स्तर की जो राजनीति है फिर उसका जवाब क्या होगा। और फिर इसी जेएनयू से जो पढ़कर जो लोग बाहर निकलते हैं स्टूडेंट, वो बड़े बड़े जो है वो संवैधानिक पदों पर, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जब काबिज होते हैं, तो फिर आप उनकी सोच देखिए कि किस तरीके से उनकी राष्ट्र विरोधी सोच जो है वो तैयार होती है। एक मैंने पहले भी कहा था, इस वक्त इंडिया अलायंस के जो उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी, किस तरीके से लाल आतंक की जब नाम आता है, और ये इकोसिस्टम क्या है मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 1965 के बाद में जो सिनेरियो बदला, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस पार्टी को उस वक्त एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की कठपुतली हो। तो याद करिए गूंगी गुड़िया का उदाहरण। उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इंदिरा गांधी का चुनाव किया गया प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन फिर वही गूंगी गुड़िया जो है वो भारी पड़ने लगी, तो कांग्रेस पार्टी में सब कुछ जो है वो डामाडोल हुआ, और फिर उस गूंगी गुड़िया ने कांग्रेस पार्टी तोड़कर एक नई कांग्रेस बना ली। लेकिन सत्ता में काबिज होने के लिए उसको लेफ्ट के सहारे की जरूरत थी, और ये उसी दौर की मैं बात कर रहा हूं 1967 की, जब कान्हू सान्याल और एक मजूमदार सशस्त्र विद्रोह के लिए, जो हमारे यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के जो जिसको हम कहें कि सूत्रधार थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उन लोगों ने नक्सलबाड़ी पश्चिमी बंगाल में लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रवोक किया, उकसाया उनको, और धीरे धीरे इस पूरे देश में लगभग 200 जिलों में लाल आतंक का साया फैल गया, जिसको हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। तो नक्सलवाद और लेफ्ट की विचारधारा आप समझ सकते हैं। और फिर उसमें 1969 तक आते आते इंदिरा गांधी का लेफ्ट से सपोर्ट लेना, लेकिन शिक्षण संस्थानों को लेफ्ट के हवाले कर देना। तो उस वक्त के जितने भी आप देखोगे, ऑथर ले लीजिए आप, जो है वो न्यूज एडिटर या संपादक ले लीजिए, और आज भी अगर आप उनको देखोगे जो जेएनयू से निकल कर आए, वो किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास करते हैं। और ये उसी कड़ी में आपने देखा, क्योंकि अब हम जेएनयू का साफ तौर से नाम ले सकते हैं, क्योंकि जेएनयू में कल जो घटना हुई उसके फुटेज सबके सामने है। और फिर उसके बाद में जब लेफ्ट का कब्जा हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा, वो फैलता चला गया। तो 2014 के बाद से ये सिस्टम कमजोर तो हुआ, लेकिन ये पूरी तरीके से आज भी अगर हम कहें तो टूटा नहीं है। और जब ये टूटा नहीं है तो इसके पॉलिटिकल अगर आप देखते हो, इसके राजनीतिक उसमें संदर्भ में, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी
कि कांग्रेस पार्टी का लेफ्ट के साथ यह रिश्ता जो है वो क्या कहलाता है। और फिर सवाल यह भी आप देखिए, जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, और आतंकवादियों के लिए आवाज उठाते हैं, आखिरी जो है वो उनका डेस्टिनेशन क्या होता है, या तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी। तो कन्हैया कुमार और बहुत जल्द आपको देखना आदित्य शर्मा, सुनील यादव, ऐसे बड़े चेहरे जो है वो जेएनयू गैंग के टुकड़े टुकड़े गैंग के जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस साल एबीवीपी की जो है वो कई जगह पर जीत हुई है, लेकिन सवाल फिर जो है वो वही रह जाता है कि आखिर यही कांग्रेस पार्टी 2006 से 2008 तक मध्य प्रदेश में एक सेफ्रॉन टेररिज्म की थ्योरी गढ़ी जाती है, भगवा आतंकवाद की, और उस वक्त साध्वी प्रज्ञा, और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्नल पुरोहित, जो भारतीय सेना के एक जिसको हम कहें कि बड़ी पोस्ट के अधिकारी, जिनको अरेस्ट किया जाता है और वो लगभग 8 साल तक जेल में रहते हैं। लेकिन एक भी जेएनयू नहीं, किसी भी शिक्षण संस्थान में कर्नल पुरोहित के समर्थन में ना कोई नारे लगाता है, और ना ही जो है वो किसी को मानवाधिकार की याद आती है, और ना ही जो है वो जिसको हम कहें कि ये देश, ये राष्ट्र जो है वो खतरे में नजर आता है। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ कर्नल पुरोहित जो 8 साल रहे, और दूसरी तरफ शर्जील इमाम और उमर खालिद जो 5 साल जेल में रहे, और किन कारणों से रहे, वो कारण क्या थे। अगर आपको जानना है तो सीजीआई चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट के बाद में एक आप पॉडकास्ट जो वायरल हुआ, उसमें साफ तौर से कहा गया कि इनकी जमानत याचिका को लगातार जो सुनवाई थी, उमर खालिद और शर्जील इमाम के वकीलों ने उसको डिनाई किया, उसको डिले किया। कभी वो ट्रायल कोर्ट के जाने की बात कर रहे थे, कभी वो काम में व्यस्तता की, और उनमें एक जो है वो सबसे बड़ा नाम आता है, तो आपको पता होगा कपिल सिब्बल। तो सवाल यह उठता है कि कोर्ट में आखिर 5 साल से शर्जील इमाम और अगर उमर खालिद को न्यायिक हिरासत है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, खुद शर्जील इमाम और उमर खालिद, क्योंकि सबूत और तथ्य साक्ष्य जो है वो मौजूद है। दूसरा, अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वकीलों की वो गैंग है जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए दिन रात मेहनत करती है, उनके साथ खड़े दिखाई देती है, क्योंकि वो उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को या उनके राजनीतिक दल को सूट करती है। और फिर सवाल ये उठता है कि जब ये लोग ये कहते हैं कि इनके लिए जो है वो रात को सुप्रीम कोर्ट खुलना चाहिए, तो फिर सवाल ये उठता है कि 5 साल में जब इनका ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ, या कुछ भी हुआ है, उनको जमानत नहीं हुई, तो इस पूरे देश में आखिर ऐसे कितने लोग हैं जो आज भी कई सालों से ट्रायल के आधार पर, जिनके ऊपर कोई सजा याफ्ता नहीं है, कोई दोष सिद्धि का कारण नहीं बनता, लेकिन वो देश के अलग अलग जेलों में बंद है। तो राजनीतिक दलों का, इन जेएनयू की जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनका गला उस वक्त क्यों सूख जाता है जब, क्या उन लोगों की उनको याद नहीं आती है। और आप आंकड़े उठाकर देखिए, आज भी इस पूरी न्यायिक व्यवस्था में भारत में लगभग 5 करोड़ जो केस है वो पेंडिंग चल रहे हैं, और ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको स्वीकार करता है। तो फिर उन लोगों के लिए मानवाधिकार खड़ा क्यों नहीं होता। उन लोगों के लिए कपिल सिब्बल जैसे लोगों का, जो जिसको हम कहें कि अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता जो आप देख ही रहे हैं, और जेएनयू के जो अपने आप को स्कॉलर कहने वाले ऐसे स्टूडेंट्स, इनका जमीर तब कहां चला जाता है, तब इनको कुछ याद नहीं आती। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़, अरुंधति राय, कन्हैया कुमार, शर्जील इमाम, उमर खालिद, अफजल गुरु, याकूब मेमन, इन लोगों के साथ में क्या रिश्ता है कि इनको जो है वो जब भी इनके साथ कुछ हुआ या ऐसी कोई घटना हुई, तो इनको मानवाधिकार की याद आ जाती है, और इनके गले भर आते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये देश को तोड़ने के लिए टुकड़े टुकड़े होने के नारे तक लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये सिस्टम है क्या, और इस सिस्टम की जो पौध है वो कहां तैयार होती है। तो फिर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्थान है, जिसका मुझे लगता है कि नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।